नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास में करीब आज 12 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कितने लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में तो मानवीय संकट पैदा हो चुका है। ना बिजली है, ना पानी है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है हमास, इसकी हिस्ट्री क्या है और इजराइल से इसकी दुश्मनी क्या है। सब कुछ अच्छे से समझते हैं। दरअसल आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि जो हमास आज इजराइल पे वार कर रहा है, उस पर रॉकेट्स दाग रहा है, उस हमास का जो नींव था वो खुद इजराइल ने रखा था। बहुत साल पहले 1950 के दौर में फिलिस्तीन में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था इजराइल के खिलाफ, और इस आंदोलन का नाम था फतह, और इसके जो मुखिया थे वो यासिर अराफात थे। अब आपको बता दें कि 1964 में पीएलओ का गठन होता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस मतलब ये संगठन के तहत बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जुड़ती हैं आके, जो कि छुप छुप के इजराइल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब सब वो खुल के पीएलओ के साथ आ जाती है और मतलब खुल के अब स्ट्रगल करती है और आंदोलन करती है इजराइल के खिलाफ। और पीएलओ खुद को एक प्रतिनिधि के रूप में सामने लाता है फिलिस्तीनियों का, और सारे फिलिस्तीनी इनको मानने भी लगते हैं अपना प्रतिनिधि। अब 1967 में 3 अरब देश मिलकर इजराइल पे हमला कर देते हैं, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन। ये जो युद्ध था ये 6 दिनों तक चला था, और हिस्ट्री का ये बहुत फेमस वार है जिसे 6 डे वार भी कहा जाता है। और इस 6 दिनों के युद्ध में इजराइल इन 3 देशों को हरा देता है, और केवल हराता ही नहीं है, इनसे इनकी जमीनें भी छीन लेता है। जैसे सीरिया से गोलन हाइट्स, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम, और आपको बता दें कि मिस्र से गाजा पट्टी छीन लेता है। तब जाके सारे फिलिस्तीनियों के अंदर एक आग सी लग जाती है, क्योंकि उनके सारे जमीनों पे अब इजराइल पे कब्जा हो जाता है इजराइल का। अब जो यासिर अराफात है, उनकी जो पार्टी थी फतह, वो भी जाके पीएलओ से जुड़ जाती है, और पीएलओ में उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि वो बड़े नेता हो चुके थे। तो उन्हें मतलब फतह जो उनकी पार्टी थी, उन्हें एक सहयोगी के रूप में पीएलओ में स्थान मिलता है। और उसके बाद जो पूरा पीएलओ था और जो यासिर अराफात थे, वो कसम खाते हैं कि फिलिस्तीनियों को हम इजराइल से उनका हक दिला के ही रहेंगे। अब 1980 के दौर में जो यासिर अराफात थे, फिलिस्तीन में उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। अब जो इजराइल था वो इसे देख के काफ़ी मतलब परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है कि उसके कब्जा में जो गाजा पट्टी था वहाँ पे वो कुछ कट्टर मुसलमानों को इस यासिर अराफात के खिलाफ खड़ा करना शुरू करता है, और वो इस मतलब अपने काम में हद तक कामयाब भी रहता है। क्योंकि बार बार जो पीएलओ के संगठन के लोग थे और जो ये कट्टर मुसलमान थे, वो बार बार आपस में भिड़ते हैं, लेकिन इससे मतलब यासिर अराफात को कोई मतलब घाटा नहीं पहुंचता है। अब इजराइल क्या करता है कि एक जो कट्टर मुसलमानों का एक मौलाना था जिसका नाम शेख यासीन अहमद था, वो उनका मुखिया टाइप से था, उसे अब क्या करता है इजराइल फंडिंग देना शुरू करता है, और उसे काफ़ी फंडिंग देता है, और उसके जितने भी इस्लामिक सेंटर्स थे उसे इजराइल संगठन के रूप में मान्यता देना शुरू करता है, और इससे इतना फंडिंग देता है कि ये जो संगठन है वो काफ़ी सेंटर्स और बना देता है, और काफ़ी इस्लामिक संगठन बना देता है, इस यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा का स्थापना करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, और इजराइल से फंडिंग लेकर ही ये बहुत बड़ा एक आतंकी संगठन बन जाता है धीरे धीरे आगे चलकर। और ये जो संगठन है अब इजराइल के हाथ से निकल जाता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी फंडिंग हो चुकी थी, काफ़ी लड़ाके हो चुके थे, धन दौलत सब हो चुका था, इसीलिए अभी इजराइल के हाथ से काफ़ी आगे निकल जाता है। अब साल 1987 में पहले इंतिफादा की शुरुआत होती है। अब इंतिफादा मतलब होता है विद्रोह या बगावत, ये अरबी शब्द है। तो आपको बता दें कि जो ये बगावत था वो फिलिस्तीन ने किया था इजराइल के खिलाफ, क्योंकि जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी इजराइल के कब्जे में था वो उसे छुड़ाना था फिलिस्तीनियों को, इसीलिए इस बगावत की शुरुआत हुई थी। और इस बगावत का जो लीडर था वो यासिर अराफात था। अब धीरे धीरे ये बगावत चलती रही, और आपको बता दें कि इसके 1 साल बाद ही जो शेख यासीन अहमद था, जो मौलाना था जिसे इजराइल ने फंडिंग की थी, वो अब जाके हमास पार्टी का गठन करता है। तो आपको बता दें कि आपको याद रहना चाहिए कि इंतिफादा के 1 साल बाद ही 1988 में हमास का गठन हुआ था। धीरे धीरे यह इंतिफादा चलता रहा। अब जो पीएलओ के यासिर अराफात थे वो इजराइल पे बहुत हमला करके मतलब थक चुके थे, क्योंकि अब इजराइल हारने वाला नहीं था। तो जो यासिर अराफात थे अब वो मतलब 1988 के बाद ये लड़ाई झगड़ा का रास्ता छोड़ देते हैं और नॉन वायलेंस का रास्ता अपना लेते हैं, और वो शांति से विद्रोह करते हैं, इजराइल से अपना मतलब हक मांगते हैं। अब जाके 1993 में पहले इंतिफादा का मतलब खात्मा होता है, मतलब रुक जाता है, क्योंकि 1993 में जो यासिर अराफात थे, जो पीएलओ था, वो जाके इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे देता है, और जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे वो भी पीएलओ को मतलब एक मान्यता देते हैं कि हाँ
पीएलओ भी फिलिस्तीन का प्रतिनिधि है। इसी तरह से दोनों ओर से समझौता होता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में खुद उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने दोनों नेताओं के बीच एक शांति समझौता होता है, जिसे हिस्ट्री में ओस्लो समझौता कहा जाता है। इस शांति समझौते के तहत ये मतलब माना जा रहा था कि दोनों देश में अब शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों देश में काफी बगावत होता है इस शांति समझौता के लेकर। मतलब दोनों देशों में जो ये अपने अपने नेता थे उनकी काफी विरोध होती है। फिलिस्तीन में भी यासिर अराफात की खूब बेइज्जती होती है और खूब विरोध होता है, और उसमें सबसे बड़ा विरोधी था उसका हमास, क्योंकि हमास अब लड़ाई झगड़े पर उतर चुका था, उसे वो शांति पसंद नहीं थी। इतना ही नहीं, इजराइल में भी जो उसके प्रधानमंत्री ने समझौता किया था उसको किसी यहूदी युवक ने मार दिया था, केवल ये समझौता करने के लिए। मतलब इस समझौता के बाद और भी बगावत शुरू हो गई थी और भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इतना ही नहीं, 1993 के जस्ट बाद, एक साल बाद 1994 में जो हमास है वो इजराइल पे अपना पहला अटैक कर देता है और तेल अवीव में 22 लोगों को मार देता है वहां पे हमास। और उसी समय से हमास का शुरुआत हो जाता है अब आतंकी संगठन के रूप में। अब बता दें कि साल 2000 में हमास जो है सेकेंड इंतिफादा की शुरुआत करता है। उसमें भी काफी इजराइल पर अटैक होते हैं, इजराइल भी इस पर अटैक करता है और बहुत लंबा चलता है इंतिफादा। और 2004 में इजराइल के एयर स्ट्राइक में जो शेख यासीन अहमद था, जिसने हमास को बनाया था, उसकी मौत हो जाती है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे फिलिस्तीन में हमास मतलब काफी पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि वो मतलब एक जैसे कि वो उसमें इतने लड़ाके थे कि वो लोग मतलब ये लोगों को विश्वास दिला दिए थे कि अब हम शांति से नहीं बल्कि हम लोग लड़ के फिलिस्तीन इजराइल से अपना हक वापस ले सकते हैं। इसलिए सारे लोग इसको हमास को मतलब अपना एक प्रतिनिधि के रूप में मान लेते हैं और ये भी काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। और जो यासिर अराफात थे और जो पीएलओ थी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत गिर जाती है। और साल 2007 में गाजा पट्टी में आपको बता दें कि वो होता है, चुनाव होता है और जो यासिर अराफात थे और जो पीएलओ थी वो हार जाती है और 132 सीटों में से 74 सीटें हमास को मिल जाती है और हमास वहां पे सरकार बना लेता है। लेकिन हमास जो है वो तो आतंकी संगठन था, इसीलिए 2007 के बाद से आज तक गाजा पट्टी में आज तक इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं। और वहाँ पे जब 2007 में हमास जीता था, वहाँ से फतह को भगा दिया गया था, मतलब वहाँ से हमास ने फतह को खदेड़ दिया था। अब जो फतह पार्टी है, जो पीएलओ है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो राज है, केवल वेस्ट बैंक के कुछ एरिया में रह गया है। हमास को बहुत सारे देश इसे एक आतंकी संगठन घोषित कर रखे, चाहे वो भारत हो चाहे वो वेस्ट के देश हो। लेकिन जितने भी ये सारे अरब्स हैं वो इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, बल्कि उसे एक फिलिस्तीन का प्रतिनिधि मानते हैं। और बहुत सारे लोग भी ये गलत फहमी में पड़े हुए हैं कि जो हमास है वो सचमुच फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहा है, वो उनका हमदर्द है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जो हमास है वो ये क्लियरली जानता है कि वो इजराइल से युद्ध नहीं जीत सकता है, लेकिन जानबूझ के वो उस पर हमला किया है। और जितने भी गाजा के लोग हैं 22 लाख लोग, उसे वो जानबूझ के संकट में डाला है। क्योंकि आज हमास की वजह से जितने भी गाजा में लोग रहते हैं 22 लाख लोग, आज वो उन पर मानवीय संकट पैदा हो गई है। ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी का सप्लाई है, ना खाना है, ना कोई भी हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल रही है। मतलब जानबूझ के हमास ने उन्हें इस संकट में डाला हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये हमास जो है फिलिस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमास के जितने भी सारे लीडर्स हैं वो खुद ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं कतर में रह के, लेकिन सारे गाजा पट्टी के लोगों को वो यहाँ पे संकट में डाले हुए हैं युद्ध को स्टार्ट करके। और इतना ही नहीं, जो ये हमास है वो गाजा पट्टी के लोगों को एक मतलब ढाल के रूप में यूज करता है इजराइल से युद्ध करने के लिए, और बार बार ये गाजा के लोगों को परेशान करता है हमास। अब देखिए यहाँ पे सबसे मुख्य आपको बता दे रहे हैं कि हमास का जो ये हमला है हमास ने नहीं किया है, बल्कि ये ईरान के कहने पर हुआ है। क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो बताते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हुए थे, उन्होंने एक अब्राहम समझौता कराया था, जिसके तहत जितने भी अरब देश थे वो इजराइल के साथ आ रहे थे और संबंध अच्छे हो रहे थे। इतना नहीं, बहरीन और यूएई ने तो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित कर दिए थे। और खुद जो बाइडेन ने भी सऊदी अरब और इजराइल को एक साथ लाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये युद्ध नहीं होता तो जल्द ही इन दोनों के बीच ट्रेड डील हो सकते थे। लेकिन अगर ये सब संबंध स्थापित हो जाते तो जो ईरान है वो अलग थलग पड़ जाता है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसीलिए वो क्या किया कि हमास को उकसा के और उस पर इजराइल पे हमला करा दिया, क्योंकि वो जानता था कि जैसे इन दोनों में युद्ध छिड़ेगा, जितने भी अरब के देश हैं वो इजराइल से नफरत करने लगेंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे। और वही आज हुआ है। जितने भी सारे अरब देश हैं जो कि
इजराइल से संबंध बनाने के चक्कर में थे, आज वो सब उसे बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो शुरू से ही फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन देते हैं और शुरू से ही वो लोग इजराइल के खिलाफ रहे हैं। तो जो ईरान चाहता था आज वो हो गया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमास है उसका रियलिटी क्या है। वो फिर से एक बार बोल रहे हैं कि वो मतलब हमास जो है वो फिलिस्तीन का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनके हक के लिए नहीं लड़ता है, वो एक आतंकी संगठन है ISIS की तरह, बस जानबूझ के वो हमले करता रहता है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।